students, how are you? And in the previous lecture we discussed about in the some topics of the unit second and some problems of the electrostatics capacitance. And today some students ask me some problems, so I will discuss problems, and initially I will discuss 2 or 3 small topics of the current electricity. So yesterday we discussed about in the Ohm's law एंड द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. तो आपको पता है कि ओम्स ने हमें क्या दिया कि व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टर तो और अ कंडक्टर, तो सम पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, यू नो वेरी वेल. एंड द वोल्टेज अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस द current flowing through a conductor is directly proportional to the applied voltage. V is directly proportional to I, or V is equal to R into I, where R is the रेजिस्टेंस. यूनिट पता चल गई आपको, ओम थी. वोल्ट अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू ओम. साइंटिस्ट हैं तीनों, उनके नाम को ऑनर करने के लिए ही ये यूनिट रखी गई है. और ये थी आपकी. इसके बाद मैंने आपको इसकी यूनिट डिफाइन और कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, बड़े ध्यान से समझने की चीज़ है. ये फिजिक्स है बेसिकली, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, दे कोलाइड विद आयंस ड्यूरिंग कोलिजन, देयर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी. क्लियर? तो ये बात है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. और वी आई का ग्राफ बताया था, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन. स्लोप ऑफ द ग्राफ टेल्स द tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई. क्लियर हो गया सबको? तो ये कल हमने डिस्कस किया था, तो रिमाइंड कर लो चीज़ें. और अब हम स्टार्ट करते हैं. कुछ 2-3 छोटे टॉपिक करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा. ठीक है, चलिए. ओके, तो सबसे पहले जो हमने कॉज ऑफ रेजिस्टेंस बताया था, इसके बाद कुछ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है. लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. देखिए, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं इसको. आपने क्या देखा कि V इक्वल टू आई आर के लिए ग्राफ की नेचर क्या है? स्ट्रेट लाइन. लेकिन आप ध्यान दें, लिमिटेशन के लिए हमने एक जगह पहले ही छोड़ दी थी ओम्स लॉ में, अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा. ये बात याद रखने की है. फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन सेम, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप कुछ देर करंट फ्लो करा देते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो हीटअप हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो फिर करंट कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट. तो ये बात समझ में आ गई. आप ही देखिए, V इक्वल टू आई आर है, I इंटू आर. इफ R इंक्रीज तो I डिक्रीज. आई कम हो जाती है आपकी, यानी कि ये थ्योरेटिकल ग्राफ आता है और कुछ देर तक तो स्ट्रेट लाइन चलेगा, लेकिन फिर वो एक्सपेरिमेंटली ऐसे हो जाएगा ग्राफ आपका, एक्सपेरिमेंटली इस तरह. ये थ्योरेटिकल है. तो आफ्टर द लॉन्ग यूज ऑफ ए रेजिस्टेंस द फिजिकल कंडीशंस डज नॉट रिमेन सेम, तो सो वी आई ग्राफ डज नॉट रिमेन्स स्ट्रेट लाइन. इट इज द फेलियर ऑफ ओम्स लॉ. बेसिकली फेलियर नहीं है, लिमिटेशन है. ओम्स लॉ फेल नहीं हुआ. फेलियर क्या है कि वी कैन नॉट प्रोवाइड द सेम फिजिकल कंडीशंस टू द कंडक्टर और द मटेरियल. क्लियर? तो वी कैन से आफ्टर द लॉन्ग यूज of a conductor the temperature of conductor increase, so the physical condition does not remain constant or same. The resistance increase
resistance of conductor increase, so the current decrease. The graph does not remain straight line. The VI graph does not remain straight line. Yes, so it is the limitation of, it is the failure of Ohm's law. एक बात और आती है बच्चों निकल के, एक तो ये बात आ गई, दूसरी बात आती है कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ. ये भी एक फेलियर है. एक और पॉइंट, सेमीकंडक्टर्स डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ. ये भी फेलियर है. सेमीकंडक्टर में ही कराएंगे, यहाँ हम इसकी डीप में नहीं जाएंगे. आप जब सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तो तब आप ये पढ़ेंगे. तो ये है आपका लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. ये एक होती है नॉन ओमिक डिवाइसेस. नॉन ओमिक डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करती क्या कहलाती हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेस. दोज डिवाइसेस which do not obey the Ohm's law are called non-ohmic devices. Clear? For example, vacuum tube, semiconductors, semiconductor devices, comma, liquid electrolyte, etc. ये ओम्स लॉ ओबे नहीं करती चीजें कुछ, तो इनको हम क्या कहते हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेस. इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये जो आपको मैंने खींच के दिखाया. इसके बाद है एक छोटी चीज और होती है, थर्मिस्टर्स. Thermistors. It is a heat sensitive device whose resistivity change very rapidly with change of temperature. समझिए, रेजिस्टेंस ही होता है, बताऊंगा रेजिस्टिविटी हम डिस्कस करेंगे ये चीज. तो वो डिवाइस जो जिसकी रेजिस्टिविटी बड़ी तेजी से वेरी करती है, टेम्परेचर क्या कहलाते हैं? थर्मिस्टर्स. बेसिकली ये एलॉय होते हैं और ये जो आपकी फ्यूज वायर है इनसे बनाई जाती है. सेफ्टी मेजर्स के लिए जो आपकी इसमें लगे होते हैं आपके घरों में, तो ये होते हैं आपके थर्मिस्टर्स. These are used to make the fuse wire. Wires. तो ये चीज है आपके थर्मिस्टर्स.
also used to measure the small temperature change. चेंज क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को दोबारा समझ लो। एक तो ओम्स लॉ की फेलियर, बेसिकली ओम्स लॉ फेल नहीं है, फेल हम हैं क्योंकि हम इसको जो फिजिकल कंडीशन चाहिए सूटेबल वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे आप किसी भी कंडक्टर में से करंट पास कराते हैं तो उसका वो हीटअप होता है, हीटअप होने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या हो जाता है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होते हैं। आप देखो इस प्रोडक्ट में करंट डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए ये थ्योरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि करंट विल डिक्रीज विल इंक्रीज द टेम्परेचर। दिस इज द फेलियर ऑफ लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ। सेमीकंडक्टर तो ओबे नहीं करते ओम्स लॉ को। नॉन ओमिक डिवाइसेस, जो दोज डिवाइसेस डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। वैक्यूम ट्यूब आपने पढ़ी है, केमिस्ट्री में आई होगी, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप में, सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एटसेट्रा। थर्मिस्टर्स, इट इज़ ए हीट सेंसिटिव डिवाइस, यानी कि जरा सा टेम्परेचर चेंज होने पर बड़ा तेजी से इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज होते हैं। तो ये कहलाती हैं आपकी थर्मिस्टर्स, जिनकी फ्यूज वायर बनाई जाती है। तो सबके समझ में आ गए। ये है, मैंने आपको बड़े सिंपल से छोटे छोटे टॉपिक बताए। अब आप आ जाइए रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, क्या समझाया था, अगर ये कोई वायर है और इसके अंदर आयंस मूव करते हैं, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये तो करंट किधर फ्लो करती है, इधर फ्लो करती है, और ये आयंस हैं, इनसे कोलाइड करते हुए इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते रहते हैं। तो जो इसके अंदर रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है इसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। बेसिकली आप देखिए कि टक्कर एक तरीके से कोलिजन। तो बड़ा सिंपल एग्जांपल आप रोड का ले सकते हैं। जितनी नैरो रोड होती है उतने आप अनसेफ होते हैं ड्राइविंग करते हुए। तो इसलिए हम नैरो रोड के ऊपर जो ड्राइव करते हैं बड़ा स्लो करते हैं, ध्यान से करते हैं। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, सड़कें चौड़ी होती जा रही हैं, तो क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट मिनिमम हो। तो इसलिए वही बात यहाँ है। अब देखो कोलिजन है, टक्कर है, तो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, जितनी नैरो होगी, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ of conductor and the area of cross section of conductor। आज सभी बच्चे जानते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है, ये आगे वाला एरिया। अगर सिलेंड्रिकल पेन है तो ये जो एरिया होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों कंबाइन कर दीजिए, डायरेक्ट L बाई A, और R इज इक्वल टू रो L बाई A। R इज इक्वल टू रो L बाई A, वेयर रो इज ए कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है रो, जानते हैं बच्चे, वेयर रो इज ए कांस्टेंट कॉल्ड resistivity। Resistivity of a conductor or specific resistance। Resistance of conductor, दो नाम है इसके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अभी पीछे एक टॉपिक में यूज हुई थी। तो ये है आपका इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू रो इंटू 1/1 रो। तो देखिए क्या आ गई, अगर किसी भी यूनिट क्रॉस सेक्शन की वायर का जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है उसके रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, उसकी
रजिस्टिविटी। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, अगर आप डिफाइन करें, अगर आप एक यूनिट साइड का क्यूब बना लेते हैं, एक आप क्यूब बना लीजिए यूनिट साइड का, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि सब साइड 1 मीटर की हो, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी। वेरी सिंपल, क्या डेफिनेशन बन गई, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्रॉस सेक्शन क्यूब, यूनिट साइड क्यूब, it is the resistance of a unit side cube of a material conducting material। क्लियर हो गया, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप बल्कि हेडिंग में लिख सकते हैं रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, और इजी हो जाएगा। रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, तो रो का फॉर्मूला क्या आ जाता है देखना जरा, RA/L। तो अब आप देख लीजिए यूनिट क्या बन रही है इसकी, रेजिस्टेंस की ओम, मीटर स्क्वायर बाई मीटर, 1 मीटर कट जाएगा, ओम मीटर, ये यूनिट आ जाती है ओम मीटर। देखने में देखो ये क्या दिख रहा है, एरिया पे डिपेंड दिख रहा है, लेंथ पर ऐसा कभी नहीं होता। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, सॉरी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस of a conductor like length, area etc। समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पजल करने के लिए ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि एक वायर का एरिया हमने डबल कर दिया तो उसकी रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चा सोचता है डबल कर दिया रजिस्टिविटी डबल होगी, नो, रॉन्ग। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ओनली नेचर ऑफ मटेरियल। and physical conditions and like temperature। क्लियर, तो ये बात बड़े ध्यान से दिमाग में बैठाने की है कि द रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। लेंथ बढ़ा लो, एरिया में कोई चेंज कर लो, ये कभी चेंज नहीं होता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर और मटेरियल। हाँ, टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होगा, बताऊंगा कैसे होगा, वो एक अलग बात है। तो R इज इक्वल टू ρL/A, रो इज इक्वल टू RA/L, तो ये फॉर्मूला आ गया। इसके बाद आ जाइए आप, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस। सोचो रेजिस्टेंस का उल्टा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू 1/R, तो उल्टा कर दीजिए फॉर्मूला, 1/ρL/A, A/ρL। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, क्या है, ओम, तो इसकी ओम इनवर्स। इसको मोह लिख देते हैं उल्टा करके, कुछ नहीं है, MHO, मोह। वैसे एक ट्रेंड है लिखने का ये। तो ये है आपका रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आ गया आपका कंडक्टेंस। इसके बाद क्या है, कंडक्टिविटी। देख लो दोबारा,
रेजिस्टेंस बेसिकली मैंने बताया था कोलिजन एक्सीडेंट है, जितनी लंबी रोड पे आप कोई चलेगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं रोड पर कोलाइड होने के, जितनी नैरो होगी उतनी ज़्यादा चांसेस हैं। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ of the wire and inversely proportional to the area of cross section of the wire. R is directly proportional to L by A, or R is equal to rho L by A, where rho is a constant called resistivity or a conductor or specific resistance of conductor. I is equal to L is equal to 1, अगर if L is equal to 1 मीटर तो A is equal to 1 मीटर स्क्वायर, तो R is equal to rho आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और 1 ही मीटर की उसकी लेंथ है, तो यानी कि यूनिट साइड क्यूब सबसे सिंपल है, वो बॉडी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ भी 1 मीटर है, तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट साइड क्यूब ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। यूनिट ओम मीटर होती है, डायमेंशन में एल, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन में एल से मल्टीप्लाई कर दो और एल बढ़ जाएगा, ML2T माइनस ML3T माइनस 3A-2 हो जाएगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड। जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थे, उनमें सब कुछ था, एरिया लेंथ सब कुछ था, लेकिन वो भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते थे। ऐसे ये भी उन्हीं का भाई बंद है, ये भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर सबको? इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, कंडक्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद है आपका कंडक्टिविटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये रो इज इक्वल टू क्या था आपका, सिग्मा से 1 बाई रो हो जाएगा। रो की वैल्यू अभी आपने देखी थी, ये रही आपका रो आर ए बाई एल, तो 1 अपॉन आर ए बाई एल, तो एल अपॉन आर ए। अब देखिए यूनिट उल्टी कर दीजिए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मोह मीटर इनवर्स, सीमेंस भी कह देते हैं इसको। तो ये आ गया आपकी कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। किससे भी सिंबल लगभग इनके ऐसे कोई फेमस नहीं है, जो हम चाहे यूज कर लेते हैं। तो ये आ गया आपकी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये चीज़ें मैंने आपको करा दी। ओम्स लाइन माइक्रोफॉर्म और करा देता हूँ ताकि मैं इसको भूल ना जाऊँ बीच में। ओम्स लाइन माइक्रोफॉर्म, देखिए, यूजिंग R इज इक्वल टू V अपॉन I और V इक्वल टू I इंटू R। V क्या होता है, E बाई एल, वी नो V इज इक्वल टू E बाई एल, I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E बाई एल, और R इज इक्वल टू J इज इक्वल टू I बाई ए, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। दो फॉर्मूले आगे तो रख दीजिए, I को J इंटू ए और R रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो V इक्वल टू E इक्वल टू V बाई एल है, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर से, हाँ, तो V इज इक्वल, E इज इक्वल टू V बाई एल, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू एल, हाँ यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा आपका, ए से कैंसिल हो गया, E इंटू एल। सो E इंटू एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, J इंटू रो इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो E इज इक्वल टू रो J। देखो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो वेक्टर फॉर्म भी आ जाती है।
दोबारा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मेरे से गलत लिखा गया। क्या होता है, E इक्वल टू वी बाई एल, तो बच्चों V इक्वल टू ई इंटू एल हो गया। तो यूजिंग ओम्स लॉ, ये देख लीजिए, एक बार और लिख देता हूँ, V इक्वल टू आई आर। तो V को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू एल, E इंटू एल इज इक्वल टू आई जे इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर रो एल बाई ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, E इज इक्वल टू जे इंटू रो। बच्चों अब देखिए आप, तो E एक वेक्टर क्वांटिटी है और J भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमारी माइक्रो फॉर्म में आ जाता है। वोल्टेज की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी। ये एक बार बोर्ड में आ गया था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कह सकते हैं इसको। तो ये है आपका, मैंने आपको यहाँ तक करा दिया है। अब देखिए मेरे से 2-3 प्रॉब्लम पूछी हैं बच्चों ने, दोबारा मैं बता देता हूँ उनको। तो कंडक्टिविटी पहले इसको दोबारा समझ लो। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, तो रो को आर ए बाई एल, तो एल अपॉन आर ए हो जाएगा। याद करो, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यूनिट होगी इसकी। ओ को ओम मीटर इनवर्स भी लिख लेते हैं, सीमेंस भी लिख लेते हैं। ओम्स लाइन माइक्रोफॉर्म, बेसिकली हम इसको एक्चुअली आप देखिए आर वी और आई जो है ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, जो अगर वी और आई वेरी करेंगे मटेरियल टू मटेरियल तो आपको पता है आर भी वेरी करेगा, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ें कांस्टेंट अप्लाई हो सकती हैं और ये माइक्रो फॉर्म में मोर इफेक्टिव होता है। तो हमने इसको किस में बदला, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी में। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ इन माइक्रो फॉर्म। तो V इक्वल टू आई आर, तो V को हमने क्या लिख रहा है, E इंटू एल इक्वल टू जे ए। देखो करंट क्या होती है, करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो करंट क्या आ जाएगी, करंट डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये रख दिया आपने, आर रो एल बाई ए इस पिछले फॉर्मूले से, तो इनमें से जो कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू जे रो। वही 3 चीज़ें हैं, वोल्टेज की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी और करंट की जगह करंट डेंसिटी। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ आल्सो। तो दोनों बातें इसमें आ जाती हैं आपके सामने। क्लियर हो गया सबको। अब आप आ जाइए प्रॉब्लम करते हैं 3-4 अब हम, जो मेरे से पूछिए। देखिए जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको अच्छी तरह करो। कल मैंने आपको 14-15 न्यूमेरिकल दिए थे, किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के और करंट डेंसिटी वगैरह के, तो उन सबको सॉल्व कीजिए। और मेरे से प्रॉब्लम पूछिए। अब 10th क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 एक बच्चे ने, क्या है, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिल्वर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेंथ कितनी है, 1 मीटर, हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 की -6 मीटर। इस पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हैं तो देखो, देखते आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ ये पाई की वैल्यू है, तो कहीं पाई आएगा तो उसको काट देंगे हम, इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी होती हैं। तो यू मस्ट कीप इन योर माइंड सच टाइप ऑफ द आइडियाज। एंड कैरिंग द करंट ऑफ I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, गिवन एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर how much, 108, डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी है, 10.5 10 की 3, 10.5 इंटू 10 की 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं
1.6 10 की -19 कूलाम एंड एवोगैड्रो नंबर दे रखा है आपको इसने n इज इक्वल टू 6.023 10 की पावर 23 पर किलोग्राम एटम। अब आप सोचिए क्या कैलकुलेट करा रहा है, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। सोचो, बड़ा सिंपल, i इज इक्वल टू क्या था, n ई है vd। देखना आप जरा, तो vd क्या हो जाएगी, i बाई n ई ए। आपके पास इसमें vd निकालने के लिए इक्वल टू i अपॉन n ई ए। अब आप देखिए कि आपके पास i भी है, ई भी है, ए भी, एन नहीं है। तो ये जो सारा डाटा है भाई, ये दिमाग में बैठाने की जरूरत होती है। ये कंप्लीट डाटा आपका एटॉमिक वेट, डेंसिटी और ये एन किसके लिए है, स्मॉल एन निकालने के लिए। क्लियर हो गया आप? तो अब आप देखिए, सोचो, केमिस्ट्री में पहुंचिए आप, एम ग्राम में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। जो एटॉमिक वेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, बस आपको पता ही है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, उसको हम निकाल लेंगे अब तो यूनिटरी मेथड से। तो अब आप देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन, किसमें निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिल्वर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, n इज इक्वल टू n बाई वॉल्यूम m बाई डी, एन डी बाई एम। अब तो फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आपका, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन डी बाई एम इंटू ई इंटू एरिया। ये लो बच्चों, तो आई इंटू एम अपॉन एन इंटू डेंसिटी इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सारी वैल्यूज रख दीजिए इसमें। वी डी इज इक्वल टू आई कितनी गिवन है, 10, इसका एटॉमिक वेट कितना, 108, तो ये आ जाएगा आपका 10 108। ये रख दीजिए आप 108 अपॉन n, 6.023 10 की पावर 26। ये देखो बेटे ग्राम में कर दिया उसने, इसलिए यहाँ में ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है। डेंसिटी कितनी है वो उन्होंने बदल दिया, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। कितना है इसकी डेंसिटी गिवन है, वो रही हमारे पास 10.5 इंटू 10 की 3, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6, 10 की -19 इंटू क्या रहेगा आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3.14 इंटू 10 की -6। 19 और 6 25 और 26 और 3 29 होगी, तो एक 10 ये और हो गया आपका। काट दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वी डी इज इक्वल टू 108 अपॉन 6 ले लेते हैं इस तरह की चीज़ों में, इंटू 10.5 इंटू 1.6 3.14, 10 टू द पावर 25 और 26 कितनी बची, 1, ऊपर ले जाओ 4 हो जाएगी, 3 बच जाएंगी, 10 की पावर -3 है। ये भी कट गया। अब बताइए आप सॉल्व कर लीजिए इसको, लगभग 60 और 90 इतना आ जाएगा। तो 10 की -4 में जो भी आपका आंसर आ रहा है, तो क्या आ रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि 3.4 इंटू 10 की -4 मीटर पर सेकंड। देख लो किस ऑर्डर में, न्यूमेरिकल आपको पता है, न्यूमेरिकल ना होकर थ्योरी का एक कंसेप्ट देता है आपको। देख लीजिए कितनी आ रही है, 10 की -4 मीटर पर सेकंड। अब देखो, हाँ मेरे से एक बच्चे ने पूछा है कि सर जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम होती है तो हमारे स्विच ऑन करते ही बल्ब कैसे ऑन हो जाते हैं। सोचिए बच्चों इस बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप समझिए, मान लीजिए ये बल्ब है और ये कंडक्टिंग वायर और ये बैटरी है, ये की है। जैसे आपने की ऑन की, अब आप सोचो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो यहाँ नहीं पहुंचता। बेसिकली तो क्या बैटरी क्या करती है, मैंने बताया था, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करती है। ये यहाँ तक, क्योंकि यहाँ ये किसकी वायर है, कंडक्टर की, ये भरी हुई है फ्री इलेक्ट्रॉन से। जब फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब आप तो जैसे ही यहां से फोर्स लगेगी, इमीडिएटली यहां फोर्स लगेगी,
क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने सेट किया ये लगभग स्पीड ऑफ लाइट से सेट होता है अक्रॉस द कंडक्टर। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता तो बहुत टाइम लेता, लेकिन अब क्योंकि ये पूरी वायर इलेक्ट्रॉन्स की भरी हुई है, कंडक्टिंग वायर है सारी की सारी, तो इमीडिएट जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जो स्पीड ऑफ लाइट से अप्लाई होता है, तो जो ही फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो फोर्स फील करेगा और इमीडिएट बल्ब में एंटर कर जाएगा, तो बल्ब ऑन हो गया आपका। तो बात क्लियर होगी भाई। दो बातें, आप घर का पाइप सोचिए, घर के पाइप पे पानी का ये है खाली और यहाँ टैप है। अगर ये खाली है तो जब यहाँ से पानी डालोगे आप वाटर और वो यहाँ पहुंचेगा तभी तो यहाँ पहुंचेगा, लेकिन अगर ये पूरा पानी का भरा हुआ है, ये फुल ऑफ वाटर है मान लीजिए ये है, और आपने इधर से इस पर प्रेशर डाला, पानी डाला इसमें, तो अपने एकदम निकलना यहाँ से शुरू हो जाएगा नहीं। तो ये बात समझ के चलिए कि ये फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वायर भरी हुई है पूरी तरह। कितनी हाई कंसंट्रेशन होती है ये आइडिया लगा लो। देखो कहाँ है कंसंट्रेशन, ये आती है आपकी 10 की पावर लगभग 28 के ऑर्डर में। तो सारे में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन होता है, आप अपने घर में कोई भी बटन ऑन करते हैं, तो ये इमीडिएट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं सोर्स में और सोर्स ऑन हो जाती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचता यहाँ तक, तो टाइम लगता। क्लियर? अब तो चलो देखो ऐसे पता लगती है हमारे कंसेप्ट न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। समझ में आ गया सबकी? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी पूछा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। प्रोटॉन्स इन कॉस्मिक रेज स्ट्राइक द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर at the rate of average over the earth surface of 10 protons per meter cube per second. 10 protons per meter cube per second। सोचिए आप, ये हमारी अर्थ है, इसका अपर एटमॉस्फेयर ये है मान लीजिए, यहाँ आपके कितने प्रोटॉन आ रहे हैं? 10 प्रोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अर्थ से टकराते हैं। Protons in cosmic rays strike the Earth's upper atmosphere at the rate of average over the Earth's surface 10 protons per meter square। तो n दे दिया उसने आपको। What does the total current the Earth receive from the beyond its atmosphere in the form of incident cosmic rays protons? क्लियर हुई? करंट की बात कर रहा है। अगर आप देखें तो करंट क्या होती है, देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड है पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट में बहुत कुछ गिवन है आपको। यूनिट एरिया पे है तो टोटल एरिया ऑफ अर्थ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? आप देखिए उसने क्यों दिया आपको रेडियस ऑफ अर्थ 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया बस। अब तो करंट आ जाएगी, I इज इक्वल टू एन ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये करंट क्यों बनेगी? पर सेकंड है, 10 प्रोटॉन्स पर सेकंड, तो 10 इंटू 1.6 10 की -19 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 6.4 10 की 6 स्क्वायर, तो 12 होगी। ये 19 है, -6 बच रही है, और कुछ ये 10 ये हो गया -5, इसका स्क्वायर होगा सारा, आप सिंप्लीफाई कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 0.82 मिली एम्पियर। वेरी स्मॉल क्वांटिटी है इसलिए यू डोंट फील इट, अदरवाइज तो अगर बहुत ज़्यादा होती तो हर आदमी को काफ़ी अच्छा शॉक लगता है इससे। तो क्लियर हो गया? तो जो कॉस्मिक रेज पड़ती हैं उनसे आयनाइजेशन होता है, जो प्रोटॉन्स अर्थ की तरफ चलते हैं उसकी प्रॉब्लम है। तो ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है कि सपोज 10 प्रोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड अर्थ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हाउ मच करंट इट रिसीव्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 1 मीटर के स्क्वायर पे इतने, तो टोटल एरिया पे इतने हो जाएगी। तो क्योंकि ये एन ई बन के 10 प्रोटॉन्स पर सेकंड, तो करंट होगी अपने आप में, इनटू एरिया कर दिया, तो टोटल करंट आप ये रिसीव करते हैं ऑन दी अर्थ सरफेस ड्यू टू द cosmic rays which generate the protons as given in your problems. Proton in the cosmic rays strike on the upper atmosphere। हाँ बच्चों, एक बात बच्चों, 14th क्वेश्चन भी पूछा है। 14th और ये क्वेश्चन आपका 10th सेम है। 14th और 10th आर सेम, 14 एंड 10th आर सेम, बस डाटा बदल रहा है। इसको अपने आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा फिर मेरे से बात करेंगे, फिर पूछेंगे। एक ही सम है, बस वहाँ उसने क्या लिया है, 10th में क्या ले रखा है? सिल्वर, और 14th में क्या लिया है? कॉपर, बस और कुछ नहीं है, सेम डाटा है।
डायमीटर दे दी पाई आर स्क्वायर कर लेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए, उसमें एरिया दे दिया था, तो 14th में एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। डायमीटर दे रखी है तो आपको पता है रेडियस इज इक्वल टू क्या होती है डायमीटर बाई 2 यूज कर लेंगे आप बस। तो एक ही समय 10th और 14th कोशिश करो, अगर नहीं होगा तो अगेन आई विल टेल यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप आ जाइए, हैं तो एक ही तरह के अब सारे क्वेश्चन है। 13th में क्या दे दिया उसने, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज 8.5 10 की 28, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर विद कनेक्टेड ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, गिवन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दे दी उसने। चलो तो थोड़ा सा इसने बदल दिया है, क्या पूछ रहा है, नंबर डेंसिटी ऑफ फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले लिखा करो गिवन, उसमें नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर इज, तो n इज इक्वल टू 8.5 10 की पावर 28। देखिए न्यूमेरिकल में सब डाटा क्लियर होता है, कितने लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं पर मीटर क्यूब। आइए आपसे पूछ रहा है वो, एंड द कॉपर वायर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 0.2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों मीटर में, 1 मिलीमीटर 10 की -3 का स्क्वायर, 1 इंटू 10 की -6 मीटर स्क्वायर। ये चेंज इन यूनिट का बड़ा ध्यान रखना होता है। आर कनेक्टेड बैटरी V इज इक्वल टू 4 वोल्ट, गिवन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू ई दे दिया उसने आपको 4.5 इंटू 10 की -6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की -19 कूलम। अल्टीमेट आपको करंट निकालनी है, देखिए तो क्या फॉर्मूला, I इज इक्वल टू NeVd। सोचा करो फॉर्मूला लिखते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, क्या क्या गिवन है, n गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, Vd नहीं है। इस Vd के लिए ही इसका मतलब उसने ये चीजें दी हैं आपको, दी है। तो अब आप देखिए क्या आ जाएगा, Vd इक्वल टू क्या था, बोलिए, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए आपके। तो Vd क्या आ जाएगा, म्यू ई इंटू ई, और ई क्या होता है V/L, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो E इज इक्वल टू V/R से V/L हो जाएगा। तो Vd क्या आ गया आपका, म्यू ई इंटू V/L। तो वी कैन रिप्लेस हियर Vd इन इक्वेशन फर्स्ट बाई Vd फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो I इज इक्वल टू NeA/Vd म्यू ई V/L। तो बना दीजिए फॉर्मूला, I इज इक्वल टू NeA म्यू ई V/L, एवरीथिंग इज गिवन, रख दीजिए। तो I इज इक्वल टू N, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 8.5 10 की पावर 28 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की -19, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 इंटू 10 की -6। थोड़ा ध्यान से रखनी होती है सारी वैल्यूज। N 8.5 10 की 28, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की -19, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन म्यू ई 4.5 10 की -6, voltage 4 volt by length of the conductor is 0.2 meter. So I will be 12 और 19 कितनी होगी 31, 28 गई -3 बच गई, तो 8.5 इंटू 1.6 इंटू 4.5 इंटू 4/0.2 इंटू 10 की -3 बच्चों, क्लियर।
अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0.2 से 10 और चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका 2 आ गया, ये 9 हो गया, वेरी इजी। अब तो आप, तो ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 की -2 ये बची, तो I इज इक्वल टू आ जाती है हमारी 1.22 एम्पियर। तो दिस इज द न्यूमेरिकल। अच्छा है, बस थोड़ा सा अलग मैनिपुलेशन आ गया उसमें, बिकॉज हियर इन दिस न्यूमेरिकल यू हैव द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड वोल्टेज इन प्लेस ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दोबारा समझ लीजिए, n इज इक्वल टू 8.5 10 की 28 पर मीटर क्यूब इज द कंसंट्रेशन। I निकालनी है, L इज 0.2 मीटर एंड A 1 मिलीमीटर स्क्वेयर। कन्वर्ट करना, नेवर फॉरगेट टू चेंज द यूनिट्स, system of unit always remember, otherwise the problem will be wrong. V is equal to 4 volt, mu is equal to 4.5 10 की -6 and charge of electron is this. So using the relation I equal to NA VD, VD is not given here, so we know, but because ये सोचना चाहिए हमें कि क्या given है, electron mobility, तो you can replace electron mobility is equal to drift velocity per unit electric field। अब आप फिर पजल होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लाएं, लेकिन यू नो वेरी वेल V/L क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको वैल्यू को यहाँ रख दिया हमने, तो VD इज इक्वल टू म्यू ई V/L, तो यू कैन रिप्लेस हियर VD बाई म्यू ई V/L। तो दिस इज द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट NEA म्यू ई V/L। तो बाई पुटिंग ऑल द वैल्यूज, बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर गिवन हियर, तो वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस expression and solve it, and you will find 1.22 ampere will the current generated due to this data। तो क्लियर, ये न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, और आज इतना ही छोड़ देते हैं। और आप सभी बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई पे बहुत ध्यान दो। अभी कुछ पता नहीं है कैसे काम चलेगा, लेकिन अच्छा चल रहा है आपके पास। क्लास में तो एक बार लेक्चर होता है, ये तो बार बार आप पूछ करिए, सुनिए, समझिए, फिर भी नहीं हो फिर मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगेन आई विल एक्सप्लेन, आपने देख लिया होगा, एक यूनिट हम कर चुके हैं, दूसरी में एंटर कर चुके हैं, तो इसको लर्न करते रहिए, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। टेक केयर, ओके, थैंक यू।